Find the domain and range of y equal to cos inverse of fractional part of x, g part y equal to sin inverse of fractional part of x. इन सब में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं. This denotes fractional part function. This denotes fractional part function. E part is single choice question. Domain of fx equal to sin inverse radical of x upon fractional part of x. Where this and this denote GIF and FPF respectively. Okay, question number 1 का B part. क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट का आंसर -∞ से 0 डोमेन. करेक्ट आंसर है डोमेन का. रेंज का आंसर ओपन 0 to π/2 क्लोज्ड. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट. डोमेन की कंडीशन ये है कि e की पावर x जो है दैट शुड बी बिटवीन -1 and 1. इमीडिएटली आपको स्ट्राइक करेगा कि e की पावर x जो है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है. तो आप यहाँ से e की पावर x की खुद के डोमेन की कंडीशन को जब रेंज की कंडीशन जब लगाओगे, e की पावर x की रेंज क्या होती है भैया? ग्राफ e की पावर x का r+. तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि x के लिए कंडीशन क्या आएगी, -∞ to 0. दो तरफ लॉग लेते हुए अब बात करते हैं रेंज की. तो e की पावर x का जो खुद का रेंज है उसी का यूज करेंगे. जब e की पावर x, मैं यहीं से यूज कर रहा हूँ इस चीज को, e की पावर x जब 0 से 1 में लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग. तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा. ये हो जाएगा π/2 इधर और इधर पे 0. तो आते हैं सी पार्ट पे. कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन देखना है. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ऊपर कंडीशन ये -1 से 1 में लाई करेगा. फिर से वही चीज कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की खुद की रेंज हमें मालूम है 0 से 1 में, है ना. तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे. एक्चुअली जो कंडीशन है डोमेन की उसको ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है. कौन? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डोमेन और रेंज पूछा गया था सेकंड पार्ट में, उसमें डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, है ना. क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं रेंज की, तो रेंज हम डायरेक्टली अगेन यहाँ जो ऊपर लिखा है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज है उसी से निकाल लेते हैं. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा आपको कि कॉस इनवर्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. कॉस इनवर्स 1 0 होता है, कॉस इनवर्स 0 π/2. तो रेंज विल बी ओपन 0 to क्लोज π/2. नेक्स्ट आते हैं साइन इनवर्स x पे डी पार्ट. डी पार्ट साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, डोमेन तो r ही हो जाएगा. रेंज की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज का यूज करते हैं 0 से 1. और अब क्या होगा, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन π/2 ग्रेटर इक्वल 0. क्लोज 0 से π/2 हो जाएगी रेंज. नाउ कमिंग टू ई पार्ट. ओके, ई पार्ट में
आया भी आंसर किसी का? ई पार्ट, एक मिनट रुक जाओ। ई पार्ट में मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, है ना? जस्ट गिविंग ऑप्शंस। डोमेन के लिए आई एम गिविंग 4 ऑप्शंस। 0 to 1 both open, B -1 to 1 -0, C -2 to 2 -1 0 and 1, and D is none. ओके, ई पार्ट जब तक आप कर रहे हैं मैं इस क्वेश्चन का, अगर आपको एफ पार्ट दे रहा हूँ। ए आंसर आ रहा है मन्यू का, अनिकेत का भी आ रहा है ए करेक्ट है भाई ई पार्ट का। जिन्होंने कर लिया हो नेक्स्ट मूव करें। ये है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ fx equal to cot inverse of signum of x. Okay, so coming back to e part, इसकी डोमेन की कंडीशन, so greater of x upon fractional part of x -1 से 1। so ये डबल इनइक्वालिटी है, दो पार्ट्स हैं इसके। so greater of x plus fractional part of x upon fractional part of x greater equal 0 आ जाएगा। मैं सिंपली -1 को दूसरी तरफ भेज दिया मैंने, ना। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगी तो वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x ग्रेटर इक्वल 0। ग्रेटर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x। अभी ये एक पार्ट सॉल्व हुआ है ना, एंड डबल इनइक्वालिटी, तो दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है ग्रेटर ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस इक्वल 1। यहाँ से आएगा ग्रेटर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन fractional part of x less equal 0. So that will give you greater of x less equal fractional part of x, है ना? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव है, 0 हो नहीं सकता है। नाउ इस चीज को आप चाहो तो ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, फंक्शन चैप्टर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना? ये ग्राफ है। और ग्रेटर ऑफ एक्स का ग्राफ ये रहा 0 से 1 में। मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। ये रहा 0 से 1 में येलो कलर से, ये लोग थोड़ी विजिबिलिटी कम है, मैं रेड यूज कर ले रहा हूँ। और फिर आगे जाके ग्रेटर ऑफ एक्स 1 पे फिर जंप लेता है। 1 से 2 में क्या हो जाती है वैल्यू? 1। फिर इसके बाद और ऊपर आपको सॉल्व क्या करना है कि ग्रेटर ऑफ एक्स लेस इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इधर पीछे आते हैं तो क्या हो जाता है? -1, है ना? लेकिन वो देखना नहीं है आपको, क्योंकि एक्स ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल 0 आया हुआ है। तो आपको एक ही इंटरवल मिलेगा, वो क्या है? 0 से 1। 0 से 1, दैट इज ऑप्शन ए। भाई आप कहोगे क्लोज 0 क्यों नहीं हुआ? क्लोज 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप ध्यान से देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में डोमेन की कंडीशन से पहले ही था हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। डोमेन की कंडीशन, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहाँ 0 होता है भाई? इंटीजर्स पे। इसलिए 0 क्लोज नहीं होगा। वो ऑप्शन में भी नहीं है, अगर ऑप्शन में होता तो आपके लिए काफी मुश्किल हो सकती थी। एफ पार्ट में डोमेन आ रहा है आर। एफ पार्ट में डोमेन आ रहा है अभय भारद्वाज का। चेक करते हैं भाई इनका आंसर सही है गलत है। डोमेन आर करेक्ट आंसर है।
ओके, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट कर लिया, मैं नेक्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो सिंपली एक ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिनोट कर रहा है। विपिन जो कोऑर्डिनेटर हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्लास में जो T2 T3 के बच्चे आए थे उन्हें आप अनाउंस कर दीजिएगा कि इस क्लास में, सेकेंड क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, इसकी भी वो क्लास अटेंड करें। ऐसा मैंने कहा है, रिवीजन हो जाएगा उनका। ओके सर। तो ये बात हो रही है कि डिनोट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको इस इंटरवल में 0 से 2 पाई। चार ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में और लिख देता हूँ, फिर आऊंगा मैं एफ पार्ट पे। इसमें आपको रेंज फाइंड करना है इस पार्ट में। ओके, सो इसका आंसर आ रहा है, जी पार्ट का आंसर आ रहा है बी। तो का आंसर आया है बी। अनिकेत क्या आंसर आया आपका? 2 क्या लिख रहे हो? अनम्यूट करके बताओ। तो रिया का आंसर आया है π/2 एंड π/4 एफ पार्ट में रेंज। आई थिंक एफ पार्ट में जो रेंज है उसमें 3 वैल्यूज होंगी। हम्म, 3/4 भी होगा एफ पार्ट में। ओके, चलो अब आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में डोमेन की अगर बात करें तो कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? आर, है ना? इसलिए सिग्नम एक्स तो 3 ही वैल्यूज दे रहा है, वैसे भी -1, 1 और 0 वो एक्सेप्टेड है, इसलिए मैं डोमेन स्ट्रेट अवे लिख दे रहा हूँ आर। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए हमें यूज इसका करना है कि सिग्नम एक्स 3 ही वैल्यूज दे रहा है आउटपुट में। सिग्नम एक्स की खुद की रेंज क्या है भाई? -1, 0 और 1। तो रेंज में क्योंकि कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, सबसे पहले आएगा कॉट इनवर्स 1, फिर आएगा कॉट इनवर्स 0, फिर आएगा कॉट इनवर्स -1। तो ये सिंप्लीफाई करने पे कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है भाई? π/4। फिर कॉट इनवर्स 0 क्या हो गया? π/2। कॉट इनवर्स -1 क्या हो गया? 3π/4। क्योंकि कॉट इनवर्स किस फैमिली को बिलोंग करता है भाई? 0 से पाई वाली फैमिली को बिलोंग करता है ना। दो फैमिलीज कल हमने डिस्कस करी थी, एक 0 से पाई वाली और एक -π/2 से π/2 वाली, दो फैमिलीज हैं। तो इसलिए इसका जो नेगेटिव वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू करस्पॉन्डिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसलिए 3/4 आए। कॉमन मिस्टेक है भाई, 3/4 की बजाय लोग π/4 ही समझ लेते हैं सर।
जी का आंसर बी बिल्कुल सही है। ओके, जी पार्ट पे आते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। तो हम इसे सॉल्व करके ये लिख सकते हैं कि tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1, है ना। ऑब्वियसली जब हम डिवाइड कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, तो वो तो सॉल्यूशन है भी नहीं। ये कॉस जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे साइन की वैल्यू 1 होती है। जिससे से डिवाइड कर रहे हो उसकी कंडीशन का ध्यान रखना है। तो tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 अगर सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसे ऐसे मान लो कि जनरल सॉल्यूशन यूज कर लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस 1। सही है भाई। जनरल सॉल्यूशन tan इनवर्स 1, सॉरी नॉट 1, पाई बाय 4। भाई tan की वैल्यू 1 कहाँ पे हो रही है, पाई बाय 4 पे। हाँ, उसमें हम आ रहे हैं कि क्यों सिर्फ देखो tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 1 का लिखना तो हमें जनरल सॉल्यूशन पड़ेगा ना। आप डायरेक्टली सिर्फ पाई 4 लिख रहे हो तो वो गलत है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप सीधे लिख रहे हो पाई 4 तो गलत है। जनरली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। वो तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि n की जगह 0 रखने पे ही सिर्फ सॉल्यूशन मिल रहा है, n की जगह 1 रख रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की खुद की जो रेंज है वो है 0 से 1 के बीच में। उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ रही है पाई बाई 4। एन की वैल्यू जब -1 रख रहे हैं तब भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए आप आगे जाके यहाँ से लिखोगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। फिर आपको समझ में आएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ ये रहा, है ना। और फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि पाई बाई 4 अप्रोक्सीमेटली 0.78 है। ये लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे तो ये 0 से 2 पाई के इंटरवल में दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.28। 2 पाई जो है अप्रोक्सीमेटली 6.28 है। तो 0 से 1 में एक बार होगा, 1 से 2 में एक बार होगा, वैसे कितने होंगे भाई 6, टोटल 6 हो जाएंगे। क्योंकि आपको कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि भाई लास्ट में जब हम जा रहे हैं तो 6 से 7 बाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये 0.28 है और ये क्या है 0.78 है। यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना जो लास्ट वाला इंटरवल होगा, क्योंकि काफी नीचे कट कर रहा है उसको। जो कट कर रहा है वो ऊपर है और ये जो वैल्यू जहाँ पे रुक जा रहे हैं वो नीचे है लास्ट वाले इंटरवल में। हम लास्ट वाले इंटरवल को देखें तो ये ऐसा है 6 से 7 वाला इंटरवल है ना। 6.28 तो बिल्कुल पहले ही कहीं यहाँ पे है छोटा सा, ये वैल्यू है तो उसके ऊपर जाके कट कर रहा है। तो 6 ही होंगे, 7 नहीं होंगे ना। क्लियर है सबको। अब आते हैं एच पार्ट पे। जिन्होंने एच पार्ट कर लिया हो उनके लिए नेक्स्ट पार्ट है आई। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स। एच पार्ट हो गया भाई। इट्स
एच में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एक में मैंने बेस जो है 4/5 रखा है और एक में मैंने 5/4 किया है, और कोई चीज़ नहीं है। अस्तित्व तो मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप टेक्स्ट लिखना अवॉइड करो, आप अनम्यूट करके बताओ क्या पूछ रहे हो। तो बी माइनस है क्वेश्चन आई में। आई पार्ट में बी माइनस ए लास्ट में ना। हाँ ठीक है, वो डॉट लग रहा था। बी माइनस ए। तो अब रह गए एच पार्ट और आई पार्ट। चलो भाई एच पार्ट पे आ जाते हैं। सो एच का फर्स्ट पार्ट है कॉट इनवर्स लॉग ऑफ बेस। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अपवर्ड पैराबोला है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -d/4a से इंफिनिटी। -d/4a की वैल्यू निकाल लेते हैं। -d/4a कितना आ रहा है भाई, 64 -80/20 4/5। तो हमें ये मिल गया है कि 5x² -8x + 4 4/5 से इंफिनिटी में लाई करेगा। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि log बेस 4/5, ये एक्सप्रेशन ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा भाई, ध्यान से समझना कि बेस 4/5 है, अगर बेस 1 से जो छोटा है तो फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो माइनस इंफिनिटी से 1 हो जाएगा। और अब इसके बाद जब हम कॉट इनवर्स लगा रहे हैं फर्दर, कॉट इनवर्स लगाने पे पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। कॉट इनवर्स खुद एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये फिर से उलट जाएगा और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा भाई, 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा 5/4। माइनस इंफिनिटी करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पाई। चेक करो ये आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, 5/4 से पाई फर्स्ट पार्ट में। बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को लगता है स्किप कर दिया है, इसका आंसर नहीं लिखा है और आगे चले गए हैं शायद, या अभी पहुंचे नहीं है यहाँ पे। तो इसके पहले के तो सब हो गए हैं भाई। नहीं तो ये तो अच्छी बात ही है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा तो उसको छोड़ दिया, इजी वाले के चक्कर में पड़े हुए हैं।
देखिए मैं तो अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो जो लिख रहे हैं कि फास्ट लग रहा है, बट मैं तो अभी काफ़ी कम स्पीड में चल रहा हूँ जानबूझ के। अगर फास्ट क्या होता है अगर आप जानना चाह रहे हो तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। देखो ये जो फंक्शन था 4/5 से इंफिनिटी में है, इस सी का यूज़ करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। लॉग जब हम ले रहे हैं बेस 5/4 में, तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। 4/5 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, -1, और इन्फिनिटी कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी रहेगा। अब कॉट इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। इन्फिनिटी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी कॉरेस्पॉन्डिंग 0, और -1 कॉरेस्पॉन्डिंग 3/4। चेक करते हैं भाई कितने लोगों का आंसर आया है। 0 से 3/4 सिर्फ एक स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ, बाकी लोगों ने लगता है इसको हाथ भी नहीं लगाया। और एच पार्ट पे स्किप करके लोग चले गए आई पार्ट पे, ये अच्छी बात नहीं है। आई पार्ट का आंसर जो लोग बता रहे हैं वो बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट सभी का ये आंसर आया बी, बिल्कुल सही आंसर है। तो आई पार्ट अटेंड कर लिया भाई सबने, यस और नो करके बताइएगा, या अभी एच पार्ट में ही है। यस नो आपके पास ग्रीन और रेड का बटन है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हिट दोज बटन्स। यस और नो के लिए ग्रीन और रेड बटन है आपके पास। ओके तो मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है, जो कंफर्मेशन मेरे पास आई है। चलो भाई आई पार्ट पे चलते हैं। आई पार्ट कह रहा है डोमेन एंड रेंज आर द सेम सेट्स। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन इसका क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स एक्स जब है तो डोमेन हो जाएगा -1 से 1। बात करते हैं रेंज की। क्या बात कर रहे हैं रेंज की, कॉस इनवर्स जो है उसकी रेंज क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज है क्लोज 0 से क्लोज पाई। तो अगर हम a मल्टीप्लाई कर देते b मल्टीप्लाई करते हैं तो b कॉस इनवर्स x की रेंज b से सॉरी 0 से 0 से b पाई, और उसमें अगर हम a ऐड कर देंगे फर्दर तो a प्लस b कॉस इनवर्स x की रेंज क्या हो जाएगी भाई, a टू a प्लस b पाई। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये करना है कि a को इक्वल टू -1 कर देना है, और a प्लस b पाई को इक्वल टू 1 कर देना है। तो उसमें से a की वैल्यू तो आपको पता है ही, ये क्या है भाई -1, b पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2/पाई। तो ये वैल्यूज अगर हम रख देते हैं a और b की, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, जो ग्राफ्स के ऑब्जर्वेशन से हमें मिला था, उसको हम लिखते हैं। और ये इन जनरल कैलकुलस में भी काफ़ी काम आते हैं पॉइंट्स। आई का बी आंसर करेक्ट है भाई, मैक्सिमम लोगों का ये आंसर आया। इंपॉर्टेंट नोट्स पे आते हैं। देखो एक मिसकंसेप्शन जो जॉर्ज बिना बताए हुए खुद ब खुद, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में डालने में काफ़ी एफर्ट लगता है, मिसकंसेप्शंस बहुत इजीली आ जाते हैं। उसमें एक मिसकंसेप्शन ये है
कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की ग्राफ की अगर बात करें तो दोनों ही ग्राफ में कुछ सिमिलैरिटी है। वो क्या है? ये दोनों के दोनों जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं और ये मोनोटोनिक भी हैं आर पे। तो इसका कंक्लूजन क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं कि उनका रेंज भी आर होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं अपने सामने, tan इनवर्स x, ये रहा tan इनवर्स x का ग्राफ, कल किया था हम लोगों ने। cot इनवर्स x का ग्राफ याद है किसी को? भाई ऐसा ग्राफ कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, आप सुनने की कोशिश करना कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कि दो फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस हैं थ्रू आउट आर पे और वो मोनोटोनिक भी है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ऐसा हमें सुनने में बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन कंक्लूजन ये गलत है। आप देख सकते हो ये मोनोटोनिक भी है और कंटिन्यूअस भी है, लेकिन इसकी रेंज आर नहीं है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज आप चेक करो। tan इनवर्स x की रेंज क्या है? -π/2 से π/2। और cot इनवर्स x की रेंज क्या है भाई? 0 से पाई। तो ये मिसकंसेप्शन जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और उसकी हाँ बाउंडेड है, बिल्कुल सही बात है, इसकी रेंज आर नहीं होगी। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये मिसकंसेप्शन भी जनरली लोगों के दिमाग में आ जाता है कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और रेंज आर है, इसका मतलब ये मोनोटोनिक होगा। मोनोटोनिक होगा, ऐसा जो है ये कंक्लूजन लोगों के पास खुद ब खुद आ जाएगा। क्या है भाई, ये सही है कंक्लूजन या गलत है? मैं तो आपको हिंट नहीं दिया आपको कि कैलकुलस के कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं। क्या कह सकते हैं भाई? फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, और उसका रेंज आ रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक उसको जाना है, पूरा कवर करना है, तो उसको मोनोटोनिक होना पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अबे भारद्वाज कहना है नो। क्यों भाई? वाई? ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? वाई? भाई आप इस चीज को कंसिडर करो। लेट से ऐसा कोई फंक्शन ले लेते हैं, ये था एक क्यूबिक का ग्राफ, ये इधर पे इंफिनिटी को जा रहा है, इधर इधर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, जानबूझ के मैंने एरो लगाया। हाँ, या फिर नहीं, एक्स क्यूब नहीं, एक्स क्यूब सही एग्जांपल नहीं हो। एक्स क्यूब में तो आपको लगेगा ही। ये देखो ना, ये इधर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कवर कर लिया इसने, इसकी रेंज कवर कर लिया इसने। एरो मैंने जानबूझ के लगाया दिखाने के लिए कि भाई जा रहा है, इसकी रेंज आ रहा है, लेकिन क्या है मोनोटोनिक है? नहीं। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है, कई बार ये अप डाउन हो सकता है कई बार। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कैलकुलस में, आप समझिएगा। यही अप्रोच है जो मैंने आपको दिया है अभी, ग्राफिकल अप्रोच, जिससे आप चीज़ें चेक कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज कैलकुलस जो है उसकी जो राह है, डगर है, वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर कैलकुलस की, ऐसा लगेगा आपको। ओके, अब आते हैं कुछ एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड वाले पे, फिर हम लोग चलेंगे आगे प्रॉपर्टीज पे, कुछ और फिर कवर करेंगे। तो हम लास्ट क्वेश्चन कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 1। तो अब उसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ, 1 के काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए थे और लंबा खींचा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं ना। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। 2 के भी कई पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो मैं दे रहा हूँ सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, कि मतलब वैल्यू साइन इनवर्स की -1/√2 पे क्या होगी, कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस, ताकि हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाए।
सो पहले का आंसर क्या आ रहा है भाई, 3π/2 करेक्ट आंसर है। पहले का आंसर 3π/2। 3π/2। ओके, ए पार्ट को कंसिडर करते हैं भाई, साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू। साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू आपको सिंपली समझना है कि दो फैमिलीज हैं, एक -π/2 से π/2 वाली फैमिली है। उस फैमिली में नेगेटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख जाएंगे -π/4। अब आते हैं कॉस इनवर्स में, इसमें नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए आ जाएगा 3π/4। फिर tan इनवर्स -√3 में आपको हम ये भी लगा सकते हैं कि माइनस साइन बाहर निकाल लें, जो कि ऑड फंक्शन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी सही है, π/3 हो गया। कॉट इनवर्स -1/√3 में आपको पता है tan जहाँ पे √3 होता है उसे करस्पॉन्डिंग कॉट 1/√3 होता है, तो π/6 वाली वैल्यू, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे भाई, सेकेंड में, तो हो जाएगा 5π/6। इन सबको ऐड करके आप चेक कर लो क्या आ रहा है। ओके, बी पार्ट का आंसर 24/25 आ गया है काफी लोगों का, बिल्कुल सही आंसर है। सी पार्ट में आंसर 0 आ रहा है, ये भी सही है। डी में आंसर -7/25 आ रहा है, ये आंसर भी सही है। चलो आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं इन जनरल हम आईटीएफ में काफ़ी यूज़ करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आपको परेशान कर रहा हो, उसके सिंपल सी दवा क्या है कि आप उस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ मान लो, लेट से ए या थीटा, है ना। अब आपसे पूछा क्या गया भाई, साइन 2a। साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos a। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, साइन की वैल्यू जहाँ 3/5 है, कॉस की वैल्यू +-4/5। तो इसके तो दो आंसर्स आने चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसके तो दो आंसर्स आने चाहिए, एक ही क्यों आया है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भाई, बताइए। बहुत सारे शूरवीर और योद्धा इधर हैं, आप लोगों ने लगता है गलती करी है सबने। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में एक ही आंसर निकाला है, जबकि दो आंसर्स आते हैं इसके, क्या कहना है आपका, बताइए। जो एंगल ए लिया है इसके लिए दो केसेस लेने पड़ेंगे ना भाई। एक्चुअली गलत आपने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 3/5 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। इसलिए कॉस की एक ही वैल्यू होगी, दैट इज 4/5। तो आपने गलत कुछ भी नहीं किया है, गलत ये किया है कि सोचा नहीं आपने और आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 24/25, जबकि आपको ये एस्पेक्ट सोचना चाहिए था कि साइन इनवर्स एक पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हम एक ही वैल्यू ले रहे हैं, अदरवाइज दो वैल्यूज आ सकती थी। सी पार्ट, इसको हम ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। तो आपसे पूछा क्या गया है, cos 2a प्लस साइन
2b, और cos का फॉर्मूला cos 2 थीटा का हमें पता है tan थीटा के टर्म में क्या होता है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है भाई, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, कट जा रहा है, इधर क्या आ रहा है -3/5, उधर आ रहा है +3/5। डी पार्ट, ओके डी पार्ट, डी का आंसर अभी तक मेरे पास नहीं आया है। डी का आंसर एनीवन, ओके -7/25, 1% का आंसर है मेरे पास। अभय भारद्वाज, और अस्तित्व का भी आंसर है 2 लोगों का। ओके, डी पार्ट में हमें निकालना क्या है भाई, साइन, कॉस दिस साइन, साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना, ये ए और ये बी, साइन ए माइनस बी निकालना है, जहाँ पे ए और बी दिया हुआ है। सिंपली साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा। ई पार्ट में आंसर क्या आ रहा है भाई, ई पार्ट में 3 माइनस √5/2, ये करेक्ट आंसर है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट्स से थीटा, है ना। तो हमें पूछा गया है tan θ/2, और tan θ/2 जबकि cos थीटा पता है, तो cos थीटा के टर्म्स में tan θ/2 कैसे लिख सकते हैं भाई, कोई बता सकता है। cos थीटा के टर्म में tan θ/2 कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मैं आप लोग को अलाउ कर रहा हूँ, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं मुझे, कोई जो बता सकता है। √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ इससे भी इजी, इससे भी इजी, इससे भी हाँ, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस जो आप कर रहे हो, तो उससे आपका tan स्क्वायर θ/2 आ रहा है ना भाई। मैं कह रहा हूँ इससे भी इजी रास्ता है कि आपके पास कोई नहीं है। इसी से जाना पड़ेगा। हाँ इससे इजी रास्ता है, लेकिन उसमें आपको कॉस से साइन निकालना पड़ेगा। tan θ/2 का एक और रास्ता होता है, हाँ करेक्ट लिखा है अस्तित्व ने, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसमें बस आपको ये दिक्कत आएगी कि कॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग, हालांकि वो दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजली, कॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरे पास ये रास्ता भी था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का, और ये भी रास्ता था 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा, ये भी तो देगा tan θ/2। बोलो, दोनों ही रास्ते अपने पास, क्लियर है नहीं है। अब देखो, अगर हम इससे चले जाते हैं तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, √5/3, और इधर पे 1 प्लस √5/3, है ना। चेक करो यहाँ से, रैशनलाइज करके आ जाएगा। अब आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में आंसर आ रहा है -1/√5, करेक्ट आंसर है -1/√5। इसमें तो ये वैल्यू मालूम है ना हमें, cot इनवर्स -1/√3 की वैल्यू क्या है, 5π/6, सॉरी 2π/3। अच्छा, ये कहीं मिस्टेक ऊपर भी तो नहीं हो गया मुझसे, एक पार्ट में सॉल्व कर रहा था। हाँ, cot इनवर्स -1/√3, एक मिनट, ये वैल्यू जो है यहाँ भी ये करेक्ट करिएगा, 5π/6 होगा, ये 2π/3 होगा। हाँ, तो हम आ जाते हैं इस पे, cot इनवर्स -1/√3, ये 2π/3 है। tan जिस वैल्यू पे √3 देता है उसी कॉरेस्पॉन्डिंग cot जो है 1/√3 देता है। अब cos 2π/3 कितना होगा भाई,
-1/2, तो मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos 2π/3 इज -1/2। और इससे हम आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको थीटा ले लें, तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा, जबकि tan थीटा हमें पता है। tan थीटा अगर पता है तो साइन थीटा कैसे आएगा भाई, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। कैन एनीवन टेल मी? भाई डायरेक्टली सोचो ना कि tan की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, इसका मतलब क्वाड्रेंट हो गया ये फोर्थ। तो वहाँ पे हम साइन निकालेंगे तो साइन भी तो नेगेटिव आएगा, और p/h और p/b से निकाल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा -1/√5, क्योंकि ये क्या है -1/2 क्या है p/b, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमें निकालना क्या है p/h। अब आते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट का आंसर क्या है भाई जी, क्या आया जी आंसर? इसमें क्या करना है, दोनों तरफ सेम है ना, थीटा है, ये भी थीटा ही है, सेम है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, 3/√5 करेक्ट आंसर है। टैन थीटा अगर पता है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, कैसे निकलेगा? टैन थीटा की वैल्यू 2 है अगर, तो उसको 2/1 लिख के यही से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, साइन थीटा क्या होगा 2/√5 एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/√5। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, एच पार्ट का आंसर -7/17 करेक्ट है सबका। अभिमन्यु चौहान और अस्तु का आंसर आ गया। क्या भाई फास्ट जा रहा है ज्यादा है स्लो? ये दो बटन है आपके पास, गो स्लोअर और गो फास्टर, दबा के मुझे बताइए जनता क्या कहना है। एक ब्लैक बटन है और एक ब्लू बटन है, फास्ट हो रहा है ज्यादा है स्लो? अभी तो बराबर चल रहा है, बैलेंस बराबर है, दोनों तरफ बराबर वोट आ रहे हैं। गो स्लोअर वाला और गो फास्टर वाला जो है वोट इक्वल चल रहा है अभी। अब थोड़ा गो स्लोअर वाले आगे चले गए हैं, 5-4 से लीड ले लिया उन्होंने। गो स्लोअर वालों की लीड हो गई है 7-4। ओके, इसका मतलब 7-5, 8-5, 8-6, 8-6 से लीड चल रही है भाई अभी गो स्लोअर वालों की। ओके, मतलब मैक्सिमम लोग ये हैं जो कहना चाह रहे हैं कि फास्ट जा रहा है। ओके चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूँ। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। बस क्या पे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, नोट दैट करके। वैसे जिन लोगों को लग रहा है कि फास्ट जा रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन तो है ही ना, अभी तो सब लाइव चल रहा है तो आप रीप्ले करके देख सकते हो, है ना? क्योंकि भाई मुझे तो फास्ट ही पढ़ाने में मजा आता है ना, स्लो ज़्यादा होने लगता है तो मेरे को डर लगने लगता है कहीं मैं सो ना जाऊं। अब देखो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/2 और साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है -π/2। अब इस सिंपल इस चीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं और मैंने देखे भी हैं रिसेंट पास्ट में कि साइन इनवर्स एक्स के पता चला 5 टर्म्स जो है वो लिख दिए, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 एंड सो ऑन और इक्वल टू 5π/2। एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन वहां से आपको ड्रॉ करना है कि सारे की वैल्यू क्या होगी π/2। इसका मतलब सारे एक्साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो साइन इनवर्स के पता चला। या दूसरा ऑप्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स के बहुत सारे टर्म्स दे दिए, लेट्स से 10 टर्म दे दिए और उनका सम दे दिया 5 -5π। अब 10 टर्म्स हैं और सम -5π, इसका मतलब क्या है हर एक की वैल्यू -π/2 है।
इसी तरीके से cos इनवर्स x में भी आप ऑब्जर्व करो, cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है पाई, और cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो cos इनवर्स पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, cos इनवर्स के 10 टर्म्स का सम दे दिया 0, तो हर एक को क्या होना पड़ेगा 0। इसका एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा हूं आपको, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप क्विकली विजुलाइज कर लेंगे कि ये है क्या। यहाँ तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन इन जनरल क्लिक नहीं करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, बेसिकली बाउंडेडनेस का यूज है ना। नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी लैग, आंसर इज 1। भाई cos इनवर्स के 3 वैल्यूज का सम 3 पाई, इसका मतलब हर एक की वैल्यू क्या होगी पाई, तो ये सब पाई हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके 4 पाई अगर आ गए तो 4 पाई बन जाएगी। आराम से हम रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो 3 पाई है। तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी भाई -1, तीनों की वैल्यू -1 रख दो, ये आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, ट्रू या फॉल्स बताना है। और कल हम लोगों ने थ्योरी करी थी काफ़ी ज़्यादा, है ना, मोस्टली थ्योरी किया था। आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस कर ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगली क्लास में हम फिर थोड़ी सी थ्योरी पे आएंगे। तो आज की क्लास को एक बार रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा हम ITF के बीहड़ में जाएंगे ना। बीहड़ समझते हैं आप, इरफान साहब चले गए, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि बीहड़ में बागी रहते हैं, डकैत पार्लियामेंट में रहते हैं ना। बीहड़ मतलब घना जंगल, तो हम ITF के बीहड़ में कल से एंटर करेंगे। आप आज की क्लास की चीज़ें में बताएंगे, उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। इनका आंसर है मिस्टर एग्जिस्टेंस का आंसर आया है ट्रू। क्या आप लोग इनसे इत्तेफाक रखते हैं भाई? इनका कहना है कि इसका आंसर ट्रू होगा, या आइडेंटिकल है। डू यू एग्री विथ हिम और नॉट? सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या है भाई 0 से पाई, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो सिग्नम क्या दे देगा 1। तो ये दोनों के दोनों जो है फंक्शन है वो आइडेंटिकल हो गए। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई है ना, उसमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग सिग्नम क्या देता है 1 देता है कि नहीं देता है, इसलिए दोनों के दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल हैं, इसलिए इनके ग्राफ्स भी आइडेंटिकल होंगे। आंसर इज ट्रू। ओके, so that's all for today.